जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है आपके अपने चैनल पर। चलिए एक बार फिर से हम अपने टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं और बात हम कर रहे थे किसकी, तो दिल्ली सल्तनत में हम बात कर रहे थे। दिल्ली सल्तनत का जो तीसरा राजवंश होता है तुगलक वंश, उसकी बात कर रहे थे हम। तो चलिए उसी पे आज आगे बढ़ेंगे। तो फिर से एक बार सभी जो नए नए साथी हमारे जुड़ेंगे उनके लिए थोड़ी सी बातें पीछे की करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे और धैर्यपूर्वक पढ़ाई करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। यदि आपको थोड़ा बहुत भी चीज़ें समझ में आती है तो आप ये ज़रूर करिएगा और आगे तक चीज़ों को पहुंचाइएगा। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और ज़्यादा लंबी क्लास करेंगे नहीं हम, क्योंकि 20 मिनट 25 मिनट और हर एक पॉइंट के बारे में जहाँ से हमारा क्वेश्चन बनता है या कहानी के तौर पर उस पर सारी बातें करेंगे। और जो जो महत्वपूर्ण तथ्य होंगे, जो महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी, वो हम बोर्ड पे करेंगे। जिस चीज़ को हम बोर्ड पे लिखेंगे उसके बारे में पूरी बात करेंगे। देखिए, इतिहास में सबसे ज़रूरी होता है, कोई भी चीज़ यदि किसी को कहा गया है, कोई भी चीज़ हुई है, तो उसके पीछे का कारण क्या है। जब हम कारण जान पाएंगे तभी तो हम चीज़ों को लिंक करेंगे, है ना। मान लीजिए कोई क्वेश्चन हमारे पेपर में आ गया, यदि हमको उसके बारे में पूरी जानकारी है, यदि साइड से भी क्वेश्चन आता है तब हम कर लेंगे। यदि मान लीजिए हम वन लाइनर में पढ़ते हैं तो क्या रहेगा, जैसे मान लीजिए आ गया कि एमबीटी का दूसरा नाम जोना खां है ना। अब जोना खां है ये हमको पता है, यदि उससे साइड से कोई क्वेश्चन बन जाता है ना। बहुत सारी चीज़ें अभी आगे पढ़ेंगे, किसको क्या कहा जाता है, इसको पागल, बहुत सारी चीज़ें अभी हम आगे बातें करने वाले हैं इसके बारे में सारी। तो कोई भी चीज़ बाहर नहीं जाएगी, बस आपको धैर्यपूर्वक विश्वास करके पढ़ाई करनी है ना, कि चीज़ें यदि आपको अच्छी लगें तो देखिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज की। एक मिनट जरा सा, चलिए फिर हम बात कर रहे थे थोड़ा सा पीछे की ओर। जो नए साथी हमारे जुड़ेंगे वो भी यहाँ से क्लास देख सकते हैं आप लोग। हम बात कर रहे हैं, देखिए, दिल्ली सल्तनत में, और शुरुआत करेंगे हम मोहम्मद बिन तुगलक से। ठीक है, पीछे की बातें हम लगातार करते हुए आ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, और यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, उनकी बात करेंगे। जो साथी होंगे आगे, यदि आप पूरा पढ़ना चाहते हैं तो हमने शुरुआत की थी अरबों के आक्रमण से 712 ईस्वी से। वहाँ से आप क्लास को देखेंगे तो आपको पूरा जो मिडीवियल हिस्ट्री है वो समझ में आ जाएगी। और अभी हम बात कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत में। ठीक है, बात कर रहे हैं हम किसकी, दिल्ली सल्तनत की। थोड़ा सा पीछे की ओर चलेंगे, दिल्ली सल्तनत, इसमें हम बात कर रहे हैं। देखिए, इसका पहला वंश जो होता है गुलाम वंश। कौन सा वंश होता है, गुलाम वंश। इसकी प्रॉपर बात हमने पूरी कर ली है। इसमें कितने शासक हुए, क्या क्या घटनाएं हुई, क्या क्या कार्य इसमें हुए, उनकी सारी बात हम लोग कर चुके हैं। गुलाम वंश के बाद हमने बात की थी खिलजी वंश की। ठीक है, आप ये पूरा पढ़ेंगे आपको पूरी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और खिलजी वंश के बाद हम बात किए थे तुगलक वंश की। किसकी, तुगलक वंश की। और तुगलक वंश में हम पहले इसके शासक की बात कर चुके हैं, जो इसका संस्थापक होता है। तुगलक वंश का संस्थापक कौन होता है, गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश का संस्थापक कौन होता है, गयासुद्दीन तुगलक। गुलाम वंश का संस्थापक कौन होता है, सभी साथियों को हमारे पता होना चाहिए, कुतुबुद्दीन ऐबक। गौरी का गुलाम था। ठीक है, गौरी के साथ यह तराइन के युद्ध में आया था, वहीं पर इसको जो है क्या भारत का कह सकते हैं, इसको भारत को एक अपने सैनिक को भारत में नियुक्त कर दिया था इसने शासक के रूप में, और चला गया था वापस अफगान, है ना। तो ये चीज़ें हम प्रॉपर बात कर चुके। गुलाम वंश का संस्थापक कौन होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। और इसका शासक कौन होगा, तो जलालुद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी मत कर दीजिएगा, ठीक है। तो अब हम इसके बाद पहले शासक की बात कर चुके हैं, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक, बहुत सारी चीज़ें इससे भी पूछी जाती है हमारी, जैसे इसने क्या निज़ामुद्दीन औलिया ने किससे कहा था कि दिल्ली, हुजूर दिल्ली अभी दूर है। तो जैसे पूछा जाएगा किस शासक की मृत्यु जो है लकड़ी के महल में दबकर हुई है, तो कौन सा शासक था, वो गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक डाक व्यवस्था का संपूर्ण संस्थापक माना जाता है। काफ़ी चीज़ें इसने निर्माण कार्य भी करवाएं, विजय मंडल वगैरह के इसने निर्माण कार्य करवाएं, तो उन सब की बात हम आगे करेंगे। अब कर चुके हैं। और अब हम इसके बाद बात करेंगे इसका जो पुत्र होता है, कौन, जोना खां। ठीक है, जोना खां या जूना खां, और इसी को हम लोग बोलते हैं MBT। MBT का मतलब मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, अब हेडिंग लगा लीजिएगा आप लोग, मोहम्मद बिन तुगलक। इसकी पूरी बात करते हैं हम। शायद पीछे वाली इसकी जो क्लास हमारी हुई थी उसमें हमने बात किया था इसके जो शासनकाल कितना होता है, तो लिखिएगा तुगलक वंश। तुगलक वंश, और तुगलक वंश में हम बात कर रहे हैं किसकी, मोहम्मद बिन तुगलक की। मोहम्मद बिन तुगलक की।
देखिए पूरा धैर्य से और सारी चीज़ों की बात हम इस पे करेंगे, कोई भी पॉइंट आपका बाहर नहीं जाएगा। यदि कोई भी पॉइंट रह जाता है आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, हमें भी जानकारी हो जाएगी और आपके लिए भी अच्छा रहेगा। तो ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक की बात करते हैं। सबसे पहले पूछा जाएगा, इससे एक प्रश्न बनता है हमारा, इसका मूल नाम क्या था? मूल नाम इसका क्या था? जोना खां। लिखिएगा, देखिए हर एक पॉइंट के बारे में बात करेंगे और सीधा बोर्ड पे लिखेंगे। अब ये चीज़ें में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा कि पहले पूरी चीज़ें एक्सप्लेन करें, उसके बाद सारी चीज़ें लिखें, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो तुरंत पॉइंट की बात समझेंगे पहले, उसके बाद चीज़ को लिखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो इसका मूल नाम यदि आपसे पूछा जाएगा, जैसे कि मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या था? मूल नाम इसका क्या था? तो जो साथी पीछे पढ़ चुके होंगे उन्हें जाहिर सी बात है सारी चीज़ें पता होंगी। तो इसका मूल नाम क्या था? जोना खां। जोना खां, या आपको कहीं कहीं पर मिलेगा जूना खां। ठीक है, लकड़ी के महल का निर्माण इसने करवाया था। याद रखिएगा, अपने पिता को बुलाता है लकड़ी के महल में। जब बंगाल विजय करके आता है गयासुद्दीन तुगलक, तो पिता को मिलने के लिए बुलाता है। पिताजी आपके स्वागत के लिए मैंने बहुत ही बड़ा लकड़ी का महल बनवाता है, और उसी में दबकर मृत्यु हो जाती है। जैसे पूछा जाएगा आपके कि कौन सा दिल्ली संत गयासुद्दीन तुगलक किस संत से जो है अपना द्वेष रखता था? तो कौन सा संत थे वो? निज़ामुद्दीन औलिया। उन्हीं को इसने कहा था कि मेरे पहुंचने से पहले निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली छोड़ दें, लेकिन वहाँ पे उल्टा हो गई। निज़ामुद्दीन औलिया ने क्या कहा? हुजूर दिल्ली अभी दूर है ना। जैसे बहुत सारी कहावतें आप लोग गांव में भी सुने होंगे कि दिल्ली अभी बहुत दूर है ना, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो इसका मूल नाम क्या था? जूना खां या जूना खां, यदि आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसका शासनकाल लिख लीजिएगा, कितना था शासनकाल? शासनकाल था इसका 1325 से लेकर के 1351 ईस्वी तक। ये बहुत रेयर केस में आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे आप जितने जगह ज़्यादा देखेंगे, जितनी जगह आपको मिलेंगा, ये चीज़ें डिफरेंट ही मिलती रहेंगी, लेकिन ये चीज़ें पूछी जाने वाली नहीं है। आप मूल नाम ज़रूर इसका याद रखिएगा, क्योंकि ये पूछा गया प्रश्न है और आगे भी हमसे पूछा जा सकता है। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा ज़रा सा। चलिए, शासनकाल 1325 से 1351 ईस्वी तक। इसके बाद इसकी उपाधि एक थी, उपाधि इसकी क्या थी? उलूग खां की। उलूग खां। अब जैसे मान लीजिए ये उलूग खां नाम आया है, तो उलूग खां से थोड़ा सा पीछे चलिएगा आप गुलाम वंश में। गुलाम वंश की जब हमने बात की थी बलबन की, किसकी? तो बलबन, उसको भी कौन सी उपाधि मिली थी? तो उलूग खां। ठीक है, याद रखिएगा, यदि पूछा जाता है उलूग खां गयासुद्दीन तुगलक की उपाधि, तो आप उलूग खां करिएगा। बलबन को भी उलूग खां की उपाधि मिली थी। जैसे बलबन की बात हो गई है, तो लौह रक्त की नीति इसने अपनाई थी चालीसा दल के विरुद्ध, है ना। इल्तुतमिश का सबसे बड़ा विरोधी था बलबन। उपाधि इसकी उलूग खां की मिलती है। उसके बाद इसकी मृत्यु लिखिएगा यहीं पर, आगे भी बात कर लेंगे लेकिन अभी यहीं पर लिखिएगा। देखिए अभी जब आगे या सिंध में विद्रोह होगा, आगे सारी चीज़ों की बात कर लेंगे, लेकिन यहीं से अभी आप पूरा एक फ्रंट पेज में पूरा बेस तैयार करेंगे ना इसका कि क्या क्या चीज़ें हुई। तो इसकी मृत्यु कब होती है? तो 1351 में जब यह सिंध जाता है, तो सिंध के थट्टा में बीमार पड़ जाने के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। अगला लिखिएगा, सिंध जाते वक्त थट्टा में, सिंध जाते वक्त थट्टा में इसकी मृत्यु हो जाती है। कौन से स्थान पर इसकी मृत्यु हुई है? तो थट्टा में 1351 ईस्वी में, 1351 ईस्वी में। ठीक है, इसने अपना राज्याभिषेक कहाँ पर करवाया था? राज्याभिषेक क्या करवाता है? बलबन के लाल महल में। बलबन के लाल महल में अपना राज्याभिषेक करवाता है। अच्छा चलिए, आप एक क्वेश्चन बताइएगा हमें कि अलाउद्दीन खिलजी ने कौन से महल में अपना राज्याभिषेक करवाता है? आप लोग हमें बताइएगा। अलाउद्दीन खिलजी वंश में जब हमने बात की थी अलाउद्दीन खिलजी, तो हमने शायद बताया था आपको कि उसने राज्याभिषेक अपना कहाँ पर करवाया था। वो चीज़ें ज़रूर बताइएगा। ये सारी चीज़ें आप तुरंत नोट करिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट और जरूर लिख लीजिएगा। जैसे इसका पूछा जाता है कि इसके आध्यात्मिक गुरु का नाम क्या था। आध्यात्मिक गुरु, आप पूरी चीज़ें पहले समझ सकते हैं अगर कोई होगा जो पीछे की क्लास हमारी देखा होगा, जब हमने गयासुद्दीन तुगलक की बात की थी। यदि आप वो क्लास देख चुके होंगे तो आप ये जरूर बता सकते हैं बिना बताए हुए हमारे कि इसके आध्यात्मिक गुरु का नाम क्या था। तो इसके आध्यात्मिक गुरु का नाम था
निज़ामुद्दीन औलिया, बहुत ज़्यादा अच्छे संबंध थे इसके, है ना, पूजा पाठ करने वाला था। तो अब इसी से जब इसके आध्यात्मिक गुरु निज़ामुद्दीन औलिया थे, तो वहाँ पर बात क्या हुई, निज़ामुद्दीन औलिया से गयासुद्दीन तुगलक की जो लड़ाई थी, जो द्वेष था, उसका इसी कारण था क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था मोहम्मद बिन तुगलक, और मोहम्मद बिन तुगलक भाई निज़ामुद्दीन औलिया के संरक्षण में था। निज़ामुद्दीन औलिया जो भी बोलते वो करता वो। अब यहाँ से भाई क्या हुआ, गयासुद्दीन तुगलक को टेंशन हुई, कहीं मेरा पुत्र जो है भाई साधु न बन जाए, इसीलिए उसने निज़ामुद्दीन औलिया को ऐसा कहा था कि आप दिल्ली छोड़ दीजिए हमारे आने से पहले। तो इसके आध्यात्मिक गुरु का नाम लिख लीजिएगा, निज़ामुद्दीन औलिया। आध्यात्मिक गुरु का नाम निज़ामुद्दीन औलिया, आप लिख लीजिएगा बोर्ड पे, चलिए लिख देते हैं, गुरु का नाम निज़ामुद्दीन औलिया। निज़ामुद्दीन औलिया, निज़ामुद्दीन औलिया इसके आध्यात्मिक गुरु का नाम था। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं किसकी, मोहम्मद बिन तुगलक की। तो दिल्ली सल्तनत का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा विद्वान शासक होता है, विवादित व विरोधाभासों से संपन्न शासक होता है, यह 23 भाषाओं का बहुत ही अच्छा जानकार होता है। खगोल, गणित और शास्त्री, इन सब का ये शास्त्री होता है, मतलब कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा जानकार था, 23 भाषाओं का जानकार था। और इसे पढ़ा लिखा मूर्ख शासक भी कहा जाता है, कई कई जगहों पर इसे पागल बादशाह भी कहा गया है। और बर्नी ने इसे अभागा या स्वप्नशील शासक कहा है, इसके रक्त पिशासु भी इसको कहा जाता है, बहुत सारे नामों से इसे पुकारा गया है। तो वो सारे सब नाम अभी लिख लेंगे, उस पर क्या है कि आपको केवल लिखना है अभी इसे ये क्यों कहा गया। अभी इन सब की बात आगे करेंगे, जब इसके अभियान की बात करेंगे तब आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि इसे रक्त पिशासु क्यों कहा गया है, अभागा शासक क्यों कहा गया है, पढ़ा लिखा शासक क्यों कहा गया है, पढ़ा लिखा मूर्ख शासक क्यों कहा गया है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा शासक था, कैसे, अगर आपसे पूछा जाता है विश्व का सबसे इतिहास में विश्व का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा शासक कौन होता है, मोहम्मद बिन तुगलक ही होता है। और ज़्यादा पढ़ लिखने जाने के कारण यह मूर्ख भी हो जाता है। अब आप इतना ज़्यादा जानकार हैं, ज़्यादा अच्छे पढ़े लिखे हैं, तो जाइए कहीं विकास करिए, आप राजा हो जाएंगे, तो फिर आपका दिमाग कैसे काम करेगा ना। बहुत सारी चीज़ें इसने जो अपने अभियान किए, जैसे इसने दोआब क्षेत्र में कर की बढ़ोतरी की, वह इसका सफल हो गया। कहीं युद्ध का नीति बनाता है तो पहले ही अपने सैनिकों को वेतन दे देता है। अब मान लीजिए आपको ये काम करना है, कोई काम आपके यहाँ कोई लेबर मिस्त्री आता है, वो काम करता है आपके यहाँ। अब उसको आप जब 1-2 दिन पहले ही पैसा दे देंगे तो वो अगले दिन आएगा टाइम से, पैसा तो उसको मिल चुका है, क्या कहेंगे आप, 4 बातें कहेंगे, वो सुन लेगा। आप ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकते उसके साथ। तो यही हाल इसका था। बहुत सारे अभियान किए, सारे अभियान इसके असफल हो जाते हैं। चांदी की जगह इसने तांबे का सिक्का चला दिया और दोनों का मोल बराबर कर दिया, उसमें इसका अभियान असफल हुआ। बहुत सारी चीज़ें इसके शासनकाल में हुई। और इसी के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आता है। मोरक्को, अफ्रीका के मोरक्को का निवासी होता है इब्न बतूता, और उसकी पुस्तक का नाम होता है रहला। पुस्तक का नाम उसकी रहला होता है। 7000 किलोमीटर की यात्रा करके इब्न बतूता भारत आता है और अपनी उस पूरी यात्रा का जो वृत्तांत होता है, क्या क्या घटनाएं उसके साथ हुई, पूरी अपनी यात्रा का विवरण वह अपनी पुस्तक रहला में करता है। और उस पुस्तक रहला का जो कह सकते हैं, रहला किसकी पुस्तक है, तो इब्न बतूता की पुस्तक है। इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक काजी नियुक्त करता है, दिल्ली का काजी नियुक्त करता है। काजी क्या होता है इसकी भी बात आगे हम करेंगे, ठीक है। 8 साल तक यह काजी के पद पर कार्य करता है। तो ये सारी चीज़ें इसके शासनकाल में हुई। तो पहला लिखिएगा, दिल्ली सल्तनत का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा मूर्ख शासक कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक। तो लिखिएगा दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान शासक, विवादित व विरोधाभासों से संपन्न शासक था, ठीक है, संपन्न शासक था। अगला लिखेगा 23 भाषाओं का अच्छा जानकार था। 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा पानी।
ठीक है, 23 भाषाओं का अच्छा जानकार था। और इसी में लिख लीजिएगा ज्योतिष, खगोल और गणित। ज्योतिष और खगोल और गणित का विद्वान था। ठीक है, देख लीजिए इसकी जो डिग्रियां अभी तक हम लेते हैं ना, आप चाहे जितना डिग्री ले लीजिए, आप 23 भाषाओं के अच्छे जानकार नहीं हो सकते हैं, है ना। तो उस ज़माने में अभी क्या है, अभी यहाँ तो हम हिंदी बोल रहे हैं, अब बहुत सारे लोगों को अलग अलग भाषा होगी, तो ये 23 भाषाओं का अच्छा जानकार था। ज्योतिष भी था ये, है ना, ज्योतिष था, लेकिन फिर भी क्या करता है, कामयाबी नहीं हासिल करता है ना, अभागा शासक है ये। खगोल और गणित का अच्छा विद्वान था, है ना भाई, गणित का तो अच्छा विद्वान था, इसका जो गणित थी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। यही नहीं, बहुत सारी चीज़ों का और कार्य किया था इसने, तो उनकी भी बात करेंगे। अभी आप धैर्य से सुनिए केवल चीज़ों को, ठीक है। तो ये चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा। जैसे पूछा जाएगा कि दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा मूर्ख शासक कौन था, तो MBT मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत का सबसे ज़्यादा भाषाओं का जानकार शासक कौन सा था, तो MBT 23 भाषाओं का जानकारी रखती थी इसके पास। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें लिखिएगा, इसको क्या क्या कहा गया है, तो लिखिएगा इसको रक्त पिशासु। MBT को रक्त पिशासु, MBT को रक्त पिशासु, अभागा व स्वप्नशील शासक कहा गया है। स्वप्नशील शासक कहा गया है। स्वप्नशील शासक कहा गया है। क्या कहा गया इसको, रक्त पिशाचु, अभागा, स्वप्नशील शासक कहा गया है। क्यों इसको ये सारी चीज़ें कही गई हैं, हमने कहा है कि अभी आप केवल चीज़ों को लिखते रहिए, सारी चीज़ों की जो अभी इसको क्यों, जैसे इसको कहा गया है विद्वान व विरोधाभासों या विवादित से संपन्न शासक था। देखिए, अगर कोई भी चीज़ होती है तो उसके पीछे का कारण कोई ना कोई ज़रूर होता है, तो उन चीज़ों की जब आप पूरी चीज़ें पढ़ लेंगे तो आपके आगे समझ में चीज़ें आ जाएंगी। अभी आपको क्या करना है, बस शांति से लिखते रहना है और समझते रहना है। जो भी चीज़ें यहाँ पे समझाने लायक हैं हम आपको समझाते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो आगे लिखिएगा, इसे शायद वैज्ञानिक एथिल्सन ने इसे पागल बादशाह भी कहा है, ठीक है। तो अगला लिखिएगा, ये सारी चीज़ें नोट हो गई होंगी, तो आगे बढ़ते हैं। इसे अकबर का पूर्वगामी भी कहते हैं, है ना, या दिल्ली सल्तनत कालीन का अकबर भी इसको कहा जाता है। आगे अभी बात करते हैं, तो अगला लिखिएगा इसको, पागल बादशाह हुआ पढ़ा लिखा मूर्ख शासक MBT को कहते हैं। पढ़ा लिखा मूर्ख शासक किसको कहा जाता है, तो MBT को कहा जाता है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा जैसे पागल बादशाह, तो बादशाह इसकी उपाधि नहीं है, इसको बादशाह की उपाधि दी गई है। यहाँ पे अभी आप जब दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे तो इसमें आपको बादशाह शब्द की जो बादशाह की उपाधि होती है वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। आगे जब हम पढ़ेंगे, बाबर की शुरुआत करेंगे, तो वहाँ से आपको ये बादशाह शब्द याद रखना पड़ेगा। अभी आप इसकी उपाधि मत समझिएगा कि बादशाह इसकी उपाधि है ना, इसको पागल बादशाह कहा गया है बाद में, ठीक है। तो पढ़ा लिखा मूर्ख शासक हुआ, पागल बादशाह भी इसको बोलते हैं। अगला लिखिएगा इसको, हाँ, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होगा कि यह किस दर्शन का उपासक था, तो बुद्धिवाद दर्शन का उपासक था, लिख लीजिएगा। बुद्धिवाद दर्शन का उपासक था। किसका उपासक था, बुद्धिवाद दर्शन का उपासक था, ठीक है। आप चीज़ों को केवल सुनिएगा। आप सबसे पहले देखिए, यदि आपसे पूछा जाता है दिल्ली सल्तनत का सबसे ज़्यादा विद्वान शासक, विरोधाभासों व विवादित से भरा संपन्न शासक कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक। 23 भाषाओं का अच्छा जानकार मोहम्मद बिन तुगलक होता है। गणित, ज्योतिष और खगोल का अच्छा विद्वान होता है। उसके बाद यदि आपसे पूछा जाता है पागल बादशाह किस शासक को कहा जाता है, तो MBT को। सबसे महत्वपूर्ण आप ये याद रखिएगा कि यह किस दर्शन का उपासक था, तो बुद्धिवाद दर्शन का उपासक था मोहम्मद बिन तुगलक। रक्त पिशाचु भी इसी को कहा गया है, अभागा भी इसी को कहा गया है।
इन सारी चीज़ों की बात हम पूरी तरीके से कल करेंगे, ठीक है। क्यों इसको ये सारी चीज़ें कही गई हैं, हमने आपको बताया कि एक ज़रूर ये चीज़ आप ज़रूर याद रखिएगा कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था, तो इसी के शासनकाल में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। इसने कई सारों संतों को संरक्षण दिया था, जैसे निजामुद्दीन औलिया को इसने संरक्षण प्रदान किया था और काफ़ी सारे संतों को इसने संरक्षण प्रदान किया था। इब्न बतूता इसी के शासनकाल में भारत आया था। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, 7 किलोमीटर की यात्रा, 7000 किलोमीटर की यात्रा करके इब्न बतूता भारत पहुंचा था। एमबीटी के शासनकाल में भारत आया था। कहाँ का निवासी था? मोरक्को, अफ्रीका का निवासी था। उसकी पुस्तक का क्या नाम है? उसकी पुस्तक का नाम है रिहला। किस भाषा में लिखी गई है? तो अरबी भाषा में लिखी गई है, ठीक है। इब्न बतूता को इसने काजी के पद पर नियुक्त किया गया था। काजी क्या चीज़ है? काजी किसको बोलते हैं? कल ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। 8 साल तक इसने काजी के पद पर कार्य किया दिल्ली में, और उसके बाद हमने क्या बताया कि इसने कई सारे जो मुनि थे उनको इसने संरक्षण प्रदान किया था, जैसे जिन प्रभा सूरी और राजेश्वर, इन 2 मुनियों को इसने अपने संरक्षण प्रदान किया था, इन दोनों लोगों को। और इन्हीं दोनों लोगों से प्रभावित होकर सूफी संत थे, इन दोनों लोगों से प्रभावित होकर इसने सती प्रथा पर रोक लगाई, ठीक है। सती प्रथा पर किससे प्रभावित होकर इसने रोक लगाई? जिन प्रभा सूरी और राजेश्वर मुनि, इन दोनों लोगों से प्रभावित होकर सती प्रथा पर इसने रोक लगाई। सती प्रथा पर रोक लगाने के कारण ही इसे अकबर का पूर्वगामी या सल्तनतकालीन अकबर कहा गया है। ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा आप कि दिल्ली सल्तनतकालीन अकबर किसको कहा गया है? तो एमबीटी को कहा गया है। दिल्ली सल्तनत का अकबर का पूर्वगामी किसको बोलते हैं दिल्ली सल्तनत में? तो एमबीटी को। इसके दरबार में कौन से 2 मुनि रहते थे? तो राजेश्वर व जिन प्रभा सूरी। सारी चीज़ें कल आपको पूरी तरीके से डिस्क्राइब मिलेंगी, बोर्ड पे हम लिख देंगे। ये चीज़ें आपको समझ में आई, 2 चीज़ें ज़रूर आप याद रखिएगा, ठीक है। फिर क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। जो भी बाकी सारी चीज़ें होंगी कल हम पूरी तरीके से बात करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आई हैं। यदि नहीं आई हैं तो कल एक बार फिर से हम प्रयास करेंगे आपको चीज़ों को समझाने का। तब तक के लिए फिर क्लास को समाप्त करेंगे। यदि आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं तो ये ज़रूर करिएगा, अगर नहीं अच्छी लगती हैं तो ये करिएगा, कोई बात नहीं है। हम अपनी तरीके से तरफ से पूरा प्रयास करते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आई। बाकी पागल तो है नहीं कि कोई भी चीज़ आपको ऐसे लिख देंगे, है ना। कुछ है तभी तो हम आपको बताना चाहते हैं, ठीक है। फिर अगर आपको अच्छा लगता है तो करिएगा ज़रूर, और भी लोगों तक पहुंचाइएगा चीज़ें। तो फिर आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे, कल मिलेंगे अपनी नई क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।